नमस्कार। एबीपी न्यूज की इस विशेष मुहिम गंगा की सौगंध में आपका स्वागत है। आप इस प्रसारण में हमारे साथ लगातार बने रहें और इस बार भी, इस साल भी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही निराशावादी है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि ये संकट आखिर कब तक बना रहेगा। ये प्रसारण जारी है और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पेयजल मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जो मेरे साथ मंच पर होंगे, साथ ही हमारे साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी होंगे। उनसे सवालात होंगे लोगों के। मगर सबसे पहले आइए देखते हैं कि एबीपी न्यूज की ये पड़ताल आखिर क्या कहती है। गंगा में मुख्य तौर पर जो अशुद्धियां मिली हैं उनमें पहली है टर्बिडिटी यानी गंदलापन। सभी 7 शहरों के नमूनों में गंगा जल इस टेस्ट में फेल हुआ है। गंगा जल सभी जगह इतना गंदा है कि आप इसे नजदीक से देखकर ही महसूस कर सकते हैं। गंगा की इससे भी बड़ी समस्या है जैविक गंध की। इसकी वजह से पानी में बैक्टीरिया हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट वो तरीका है जिससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। इस बार बैक्टीरिया पिछली बार से कुछ कम है, लेकिन अब भी गंगा जल में खतरनाक हद तक बैक्टीरिया है। ऋषिकेश में 3500 से जो बैक्टीरिया मिलने शुरू होते हैं वो हरिद्वार में 11,000 तक पहुंच जाते हैं। कानपुर में बैक्टीरिया की तादाद सबसे खराब है, जहां दाखिल होते वक्त 100 मिलीग्राम पानी में 1,10,000 बैक्टीरिया मिले, जो निकलते समय बढ़कर 1,70,000 हो गए। इलाहाबाद में दाखिल होते वक्त 17,000 और निकलते वक्त 22,000। वाराणसी में दाखिल होते वक्त 17,000 जबकि निकलते वक्त 28,000 बैक्टीरिया मिले। पटना में 1,40,000 और हावड़ा में 22,000 बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीग्राम मिले। एक और टेस्ट पर गंगा जल बुरी तरह फेल हुआ है। यह है फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट यानी मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया। टेस्ट में हर लोकेशन पर फीकल कोलिफॉर्म मिला है, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कानों का इन्फेक्शन, टाइफाइड, वायरल फीवर, गैस्ट्रोएंटाइटिस, हैजा और हेपेटाइटिस ए। पानी में ई कोली का होना ही पानी को पीने या खेती के लिए फेल करने के लिए काफी है। ई कोली टेस्ट में सभी नमूने फेल हुए हैं। इसके संक्रमण की वजह से पेट में ऐंठन, दस्त, खूनी दस्त, हल्का बुखार, थकावट और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। पानी को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। ए यानी पीने लायक, बी यानी नहाने लायक, सी यानी खेती लायक और डी यानी खेती लायक भी नहीं। शोध का नतीजा ये कि गंगा का पानी डी श्रेणी में आ रहा है, यानी किसी काम का नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दो खास मेहमान हैं और स्वामी जी हमारे साथ हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमने देखा किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर ढेरों समस्याएं हैं, मगर गंगा का जो फ्लो है, कई गांव भी बसे हुए हैं और उन गांव में क्या पंचायतों से किस तरह का संवाद होगा? क्योंकि जैसे कि गांव वाले अक्सर वहां मलमूत्र करते हैं, क्या उनसे किसी तरह का संवाद होगा चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, कि कम से कम उनके तर्ज पर किसी तरह का प्रदूषण ना हो? एक तो आप ये मान के चलें कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गांव से या गांव के लोगों के मलमूत्र से नहीं है। वो बहुत छोटा उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो असली प्रदूषण है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां और जो बड़े कारखाने लगे हैं और जिस किस्म के केमिकल्स गंगा में छोड़े जाते हैं, सबसे बड़ा कारण तो वो है। लेकिन फिर भी जैसे आपने गांव की बात कही, 1456 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जो गंगा के किनारे बसी हुई हैं 5 राज्यों में, उत्तराखंड से लेके और बंगाल तक। और वहाँ हमने प्राथमिकता से कोशिश कर रहे हैं कि जो बात आपने कही कि इस किस्म के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं कि प्रदूषण का कोई थोड़ा सा भी अंश गंगा में ना जा सके जी। और एक 85 किलोमीटर का स्ट्रेच है झारखंड राज्य में, तो प्राथमिकता के आधार पे हमने उस राज्य को पहले चुना है और उसमें हमने मैं ये कह सकता हूँ कि 80% तक काम वहाँ उस स्ट्रेच में खत्म भी कर लिया। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अविरल गंगा के साथ एक जो बहुत बड़ी समस्या है उसका अक्सर टकराव होता है विकास के साथ, क्योंकि पहाड़ों में मसलन बसने वाली जो जनता है वो कहती है
अगर आप अविरल गंगा कर देंगे, अगर आप बांध नहीं बनाएंगे तो बिजली नहीं पहुंचेगी, बिजली नहीं पहुंचेगी तो रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। तो आप एक टकराव देखते हैं अविरल गंगा और विकास के एजेंडे में? अब ये प्रश्न आपके द्वारा किया जा रहा है। अगर ये जनता की आवाज है और आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जनतंत्र है, तो ये निश्चित हो जाता है, अगर जनता ये कहती है कि हमको बिजली चाहिए, तो फिर गंगा की क्या जरूरत है? क्या जनता एक पक्ष में हो गई है कि हमको केवल बिजली चाहिए, गंगा नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। कोई भारत का सपूत ये नहीं कहता कि गंगा की कीमत पर हमको बिजली दो। अगर कहता हो तो आप किसी के बाइट हमको दिखाइए। ये स्वार्थी नेताओं के द्वारा प्रचारित किया गया वाक्य है जो आपके द्वारा यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। जनता की आवाज नहीं है। जनता गंगा की कीमत पर कोई सुख सुविधा नहीं चाहती है, वो गंगा को चाहती है। और भारत का कोई भी लाडला पुत्र पुत्री माँ की कीमत पर कोई चीज नहीं चाहता है। सबसे पहले हमारे लिए माँ महत्वपूर्ण है। गंगा रहेगी तो हम उसके बेटे बेटियां रहेंगे। बिजली के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन माँ के बिना या माँ का जो तरल शरीर है पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इस बात को हमको सोचना होगा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि उमा भारती ने जब इसी कार्यक्रम में कहा कि मैं बांधों की विरोधी नहीं हूं। दूसरा, एबीपी न्यूज ने भी जो पड़ताल किया था, स्थानीय लोग यही कह रहे हैं कि साधु समाज संभवतः हमारी समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, साधु समाज की बात है। साधुओं को विकास विरोधी किस आधार पर कहा जा रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज उत्तराखंड के लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो साधुओं को कहते हैं कि ये विकास विरोधी हैं, ऐसा आपका कहना है। उनका तो नहीं कहना है, हम जानते हैं, क्योंकि उनसे हमारा सीधा संवाद है। उत्तराखंड का विकास किसने किया? उत्तराखंड का विकास साधुओं ने किया। हमारे गुरुओं के गुरु के गुरु व्यास महर्षि हैं, वो बद्रीनाथ के आगे माना गांव की गुफा में जाकर के बैठे, वहां पर उन्होंने पुराण लिखे और उनके शिष्यों ने उन पुराणों का गांव गांव में जाकर के हजारों वर्षों से वाचन आरंभ कर रखा है, आज भी कर रहे हैं। और तब उस महात्म्य को सुन करके पूरे देश का व्यक्ति, चाहे वो विदेश में भी होता है, तो आकर के उत्तराखंड पहुंचता है। उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता है। ये विकास किसने किया? अगर व्यास न होते, उन्होंने पुराण न लिखे होते, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम का महत्व न लिखा होता, गंगा का महत्व न लिखा होता, तो वहां पर कोई जाता? वो अलग थलग पड़ जाते और वो विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने विकास किया है। हमारा विकास स्थायी विकास है। इसलिए साधु संतों को विकास का विरोधी सिद्ध करना ये बहुत ही गलत मानसिकता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई है। और आज भी जो काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये दुख की बात है। चलिए, हमारे साथ ढेरों एक्सपर्ट्स हैं, उनके ढेरों सवाल हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना हाथ खड़ा करें और अपने सवाल करें। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी साध्वी है मेरे साथ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और सवाल क्या है? अजीता गौतम। और मेरा ये सवाल है कि गंगा मैया हम सबकी माँ है। जब हमारे घर में हमारी माँ जब बीमार पड़ती हैं, हम उनका इलाज करवाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो आज हमारी गंगा मैया प्रदूषण नाम की बीमारी से बीमार हुई भी हैं, तो आप लोग उनके लिए क्या करेंगे? चौधरी साहब, पहले आप जवाब दें, फिर स्वामी जी आप चाहें तो। माइक का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी माँ बीमार हो जाती हैं तो हम उनका इलाज अस्पताल में कराते हैं। आज माँ गंगा बीमार हैं, उनके लिए क्या हम करने जा रहे हैं? एक बच्चे का सवाल है। सवाल तो बहुत अच्छा है। और मैं इसको अगर यूँ कहूँ कि बीमारी को ठीक करने की कई पद्धतियां हैं। कोई एलोपैथी में यकीन रखता है, कोई दूसरी पद्धतियों में यकीन रखता है। गंगा मैली करने का दोष हम किसी एक को नहीं दे सकते। हम ये मान के चलें कि इसको ठीक कैसे करना है, और ठीक करने में भी कई तरह की सोच है ठीक करने की। आप देखिए, सबसे बड़ा प्रदूषण गंगा में, जब कानपुर में हम घुसते हैं और कानपुर के पास ही यमुना में भी वो पानी बहाया जाता है,
सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण गंगा में कोई एक ट्रिब्यूटरी है तो वो जमुना से है। और जमुना पे अभी जैसे स्वामी जी से आपने उमा भारती जी के लिए बांध के लिए वो कोई उनका विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ओवरऑल गंगा या गंगा का बहाव बना रहे। एक दिन तो 4.5 लाख क्यूसिक पानी चलता है और एक समय पे वो 40,000 क्यूसिक चलता है। तो उसकी अगर हम रेगुलेट करें, ये 50 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लखवाड़ा डैम और किसाऊ डैम जमुना पे, अगर इसको आप रेगुलेट कर दें, मेरा अपना ये मानना है कि जितना पानी का बहाव और पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, बेशक प्रदूषण का भी एलिमेंट उसमें हो, लेकिन वो बहुत हद तक दूर हो जाता है। इसलिए गंगा से अलग जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको हम सारा साल उसका प्रभाव ऐसा बना के रखें, उसका बहाव ऐसा बना के रखें कि वो एक समय पे तो बिल्कुल, मैं जमुना की बात करता हूं, जमुना में 3.5 लाख क्यूसिक पानी चलता है 3 महीने, 2.5 महीने, और फिर 3,500 क्यूसिक चलता है। आप देखिए कैसे जमुना पवित्र रहेगी और कैसे जमुना जाके जब मिलेगी तो क्या गंगा के साथ क्या नहीं होएगा। जी चौधरी। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जिन पे हमें अपने विचार स्पष्ट रखने चाहिए। कुछ और सवाल भी मैं लेता हूं, अपना सवाल। हाँ, हम बच्ची को बताना चाहते हैं। रुकिए, बच्ची को आपने कहा था बताने के लिए। हम बिटिया को बताना ये चाहते हैं कि बिटिया, तुम्हारी माँ बीमार कतई नहीं है। ये तुमको गलतफहमी हो गई है इस तरह के चैनलों के और अखबारों के द्वारा प्रचार से। तुम्हारी माँ सदा स्वस्थ थी, स्वस्थ करने की क्षमता उसमें थी, बीमारी दूसरे लोगों में है। अभी आपने सुना उमा भारती जी कह रही थी कि हम इतने 1000 करोड़ रुपए का STP लगा रहे हैं, मल जल संशोधन यंत्र लगा रहे हैं, मल मूत्र का संशोधन आप कर रहे हैं, कई 1000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। आप बताइए, गंगा कहाँ मल मूत्र करती है? गंगा शौचालय में जाती है कि गंगा जो है मूत्रालय में जाती है? गंगा मलमूत्र नहीं करती है, मलमूत्र दूसरे लोग करते हैं और वो गंगा में बहा देते हैं, जिसके और कहते हैं कि गंगा प्रदूषित हो गई। गंगा कैसे प्रदूषित हो गई? प्रदूषित तुम हो गए, क्योंकि तुम्हारा मलमूत्र गंगा की छाती पर जाकर के फैल रहा है। और दूसरी बात यह है, मैं भारत के उच्चतम न्यायालय से और भारत के लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये पैसा कैसे गंगा के नाम पर खर्च हो रहा है, क्योंकि जो मलमूत्र किया जा रहा है वो शहर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और शहर का आदमी जब मलमूत्र अपने घर में, अपने शौचालय में करता है तो उसी के साथ उसको मकान टैक्स के साथ साथ जल कर भी देना पड़ता है। जब वो जल कर देता है तो उसी के साथ सीवर टैक्स भी देता है, उसी के साथ टैग होता है। वो ये माना जाता है कि जितना पानी आपने लिया उसको आपने खर्च किया और उस सीवर के द्वारा बहा। तो जब सीवर टैक्स नगर निकाय अलग अलग जगहों पर ले रहे हैं तो फिर उन्हीं पैसों से उस सीवर का निस्तारण ठीक से क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके लिए अलग से पैसा गंगा के नाम पर क्यों निकाला जा रहा है भारत के खजाने से? ये बात हम लोगों से पूछना चाहते हैं और मूलभूत बात उठाना चाहते हैं। गंगा ने मलमूत्र नहीं किया है, मलमूत्र के लिए पैसा गंगा के खाते से नहीं निकलना चाहिए। और जिन निकायों के द्वारा सीवर टैक्स वसूल किया जाता है, अगर उनको कम पड़ता है तो वो सीवर टैक्स बढ़ाएं, लेकिन गंगा के नाम पर क्षमा करें, ये अनीति बंद करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम विमल भाई है और मैं माटू जन संगठन के नाम से बांधों से जुड़े पर्यावरणीय और जनहक के सवाल पे उत्तराखंड में काम करता हूँ। मेरा सवाल उमा भारती जी से, अगर वो हैं या चाहिए, अगर चली गई तो भी ABP न्यूज ने कहा था कि वो आएंगे, उनसे है 58 बांध गंगा घाटी के अंदर में हैं, जिसमें से कि आधे स्वीकृत हो चुके हैं। वो कैसे कह रही हैं कि नए बांधों के अंदर में वो जल फ्लो की बात कहेंगी? दूसरी बात यह है कि गंगा के मायके में जो ये 58 बांधों की बात है, उसके बाद में नमामि गंगे का कार्यक्रम कहाँ बचता है? और सुप्रीम कोर्ट ने जब पाबंदी लगा दी, उसके बावजूद भी बांधों की स्वीकृति हो रही है और जल संसाधन मंत्रालय ही वो मंत्रालय जो कि बांधों की स्वीकृति अंतिम देता है। तो उमा जी का ये कहना कैसे है? और स्वामी रामदेव जी बैठे थे, मैं कहना चाहूंगा कि जब वो अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे बुलाया था 12 मार्च 2010 के अंदर में VP हाउस के अंदर में, और तब उन्होंने कहा था, बहुत रोए थे वो और अलग से बुलाया था, कहा था, मगर उसके बाद में उन्होंने JP के बांध के बाद में एक
जेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया, तब से वो मौन क्यों हैं, बांधों के ऊपर वो क्यों नहीं बोले, ये बताएं। और मैं ये कहना चाहूंगा स्वामी जी से सहमत होकर के, क्योंकि वो और हम साथ हैं, उत्तराखंड के अंदर में लोग बांधों के समर्थक नहीं हैं और पिंडा घाटी में हजारों लोगों ने बांध के जन सुनवाई के तंबू तक जलाए हैं। इसलिए ये बिल्कुल दुराव मत फैलाइए कि लोग बांधों के विरोधी हैं, नहीं है। लोग बांध के पूरी तरह विरोधी हैं और सरकार बांधों की निगरानी नहीं करती। पूरी मग की वजह से गंगा घाटी के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट भी है कि पिछली बार जो आपदा आई थी उसमें सारे बांध टूटे थे और अभी भी 7 दिन पहले बड़े किन और सवालात हैं किन लोगों के पास? जी, मैं साध्वी प्रज्ञा भारती हूँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। मेरा प्रश्न है चौधरी जी से। जैसा कि हम एसटीपी की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि इसका मेजर रीजन है म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इसको हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना देते? हम इतना बड़ा बजट लेके चल रहे हैं, इसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं अगर हम इसे प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेट सेक्टर्स को अगर हम इसे दे दें तो उससे क्या होगा कि ये जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उससे ट्रीटेड वाटर आएगा और जो ट्रीटेड वाटर आएगा उससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने एबीपी की रिपोर्ट भी देखी कि एटलीस्ट हम उसे इरिगेशन करें, कंट्री का इकोनॉमिक वेलबींग होगा उससे और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। तो इसे आप मेरा सुझाव भी कह सकते हैं और इसके लिए मैं आपका उत्तर जानना चाहती हूँ। चौधरी साहब, माइक अब या तो कोई इको हो रहा है सिस्टम में, आई एम नॉट। इनका सवाल ये था कि जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, खासकर गंदगी को जो ट्रीट करने का, इसे प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर दिया जाता? बनाने के लिए इसे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। प्राइवेटाइज किया जाए ताकि प्रॉफिटेबल हो। प्राइवेट करने की जहां तक बात है, आप हैरान होंगे कि जिन लोगों ने कारखाने लगाए हुए हैं, मैं आपको गढ़ मुक्तेश्वर के पास की एक घटना बताता हूं। गढ़ मुक्तेश्वर से जब आप मुरादाबाद की तरफ जाओ तो 4 किलोमीटर पे एक इतना बड़ा कारखाना है केमिकल्स का और वो प्राइवेट है, कोई किसी सरकारी नहीं है। और लोग ये कहते हैं कि वो गंगा को प्रदूषित, सिर्फ गंगा को नहीं बल्कि वहाँ के 50 गांव आसपास के, वो उनसे दुखी हैं। आप प्राइवेट लोगों ने पानी साफ करने के अपने यहाँ प्लांट भी लगाए हुए हैं, लेकिन आप जब इंस्पेक्शन पे जाओगे तब तो वो चलते मिलेंगे और बाद में आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। हम जिन लोगों से उम्मीद करते हैं उनकी कमिटमेंट, उनका समर्पण कितना है गंगा के लिए, उनका समर्पण कितना है देश के लिए, उनका समर्पण कितना है देश के लोगों के लिए, ये बहुत जरूरी है। कितनी अजीबोगरीब विडंबना है कि गंगा को 1985 से बचाने के प्रयास चल रहे हैं, 2 एक्शन प्लान्स तैयार किए गए और फिर उसे दफन भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं जिनके भाव में एक जज्बा दिखाई दे रहा है गंगा को बचाने का। अब उसके परिणाम क्या होते हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा और राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस मुहिम में एक बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं। एबीपी न्यूज ने उनसे बात। गंगोत्री से गंगा सागर तक के सफर में गंगा सबसे ज्यादा लंबा सफर यूपी में ही तय करते हैं और यूपी में ही गंगा सबसे ज्यादा मैली है और गंगा की आने वाले वक्त में तकदीर और तस्वीर कैसी होगी ये यूपी ही तय करेगा। और यूपी के मुख्यमंत्री इसी बात पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, गंगा जो है यूपी में खासतौर से देखें इलाहाबाद, बनारस, कानपुर में सबसे ज्यादा मैली है। तो पिछले 3 सालों में आपकी सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए क्या किया है? देखिए, गंगा साफ हो इस पे पुरानी सरकार यूपीए वो भी काम कर रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ये भी गंगा सफाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूं, जब से सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनी है, कई मौकों पर संगठन, कई मौकों पर और लोग भी आए हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा कि गंगा की सफाई हो। उस पे समाजवादी सरकार पहले से ही लगातार काम कर रही है और उसी का परिणाम ये है कि जगह जगह पर जहां एसटीपी के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, सरकार बनने के बाद जगह उपलब्ध कराई। जो एसटीपीज पुराने रुके पड़े थे काम,
कहीं पंपिंग स्टेशन नहीं बना था, कहीं आपको जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इसलिए कहाँ लेगून्स बने जाकर के, कहाँ डिस्चार्ज हो जाकर के, तो उनको भी सरकार ने जगह उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा भी मांगा है केंद्र से, उसके प्रस्ताव भी भेजे हैं, क्योंकि गंगा के किनारे शहर बसे हैं, इंडस्ट्री लगी है। कोई आज इंडस्ट्री नहीं लगी, आज शहर नहीं बसे हैं। आप गंगा साफ करना चाहते हो, यमुना साफ नहीं करोगे। यमुना को सबसे ज्यादा गंदा कौन कर रहा है? दिल्ली। और दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए कितना काम हुआ। पहले भी मुख्यमंत्री कई थे वहां पर, वो भी आकर के सफाई के बहाने वहां आकर के कूड़ा उठाते थे। अभी भी कुछ लोगों ने कूड़े उठाए हैं। तो केवल कूड़ा उठाने से या फोटो खिंचाने से साफ नहीं होगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा सरकार को, पैसा दें, एसटीपीज बने, जो इंडस्ट्री लगी है बंद ना हो, उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो आप मेक इन इंडिया का कैसे सवाल उठेगा। सर, हम अगर वापस लौट के यूपी आए, अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, फोटो ऑप्स की बात कर रहे थे आप, तो जो इलाहाबाद, कानपुर, बनारस का बेल्ट है, जो जहाँ पर खास तौर से फैक्ट्रियां हैं, तो एसटीपी देखा गया कि वो अपनी कैपेसिटी के 60% पे ही काम कर रहे हैं, नए एसटीपी नहीं बन रहे हैं। तो क्या सरकार के पास पैसे की कमी है या केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कई जगह पर जो प्लानिंग एंड जो डिजाइन टेक्निकल चीजें होनी चाहिए थी, वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाई गई। शहर में ऐसा भी हो सकता है कि सब नाले ना जा रहे हों एसटीपी पर, कुछ नाले ऐसे भी हों जो सीधा सीधा पानी पहुंचा रहे हों। इसलिए जो एसटीपीज बने हैं, जिनको चलाना है पूरी क्षमता पे चला रहे हैं। अभी इशू कानपुर का आया था, हमने उसको ठीक किया, नया एसटीपी भी लगाने जा रहे हैं। और ये भी तय किया है कि वर्ल्ड क्लास जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो उसका ला करके हम लोग इंतजाम करेंगे, जिससे कि ट्रेनरी के लोगों को, इंडस्ट्री को दिक्कत नहीं हो और हमारी गंगा भी बची रहे, उसका पानी गंदा ना हो। अभी केंद्र सरकार ने गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया है। उसमें मुरली मनोहर जोशी ने खुद भी कहा था कि गंगा को टुकड़ों में साफ नहीं कर सकते। आपकी राय भी क्या ऐसी ही है? नमामि गंगे से आपको क्या उम्मीद है कि गंगा साफ हो पाएगी? मैं नहीं कहता कि तरीका क्या होगा, लेकिन शहरों की गंदगी, शहरों का कूड़ा, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में न जाए तो मैं समझता हूँ ये नदियां अपने आप साफ सुथरी होंगी। ये ट्रीट होकर के कैसे जाए, ये सबसे बड़ा पहल, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। और अगर प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं तो प्रदेश सरकार की मदद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो अपना पूरा प्रस्ताव बना के भेज दिया। अगर पैसा नहीं मिलेगा, शहर तो प्रदेश में है और जनता ने तो इतना समर्थन दिया इस बार कि उत्तर प्रदेश में ऐसा समर्थन किसी को नहीं मिला। इतने लोकसभा के सांसद जीत गए, तो मैं समझता हूं उस हिसाब से भी पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, और ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा काम होगा। क्या आपको भी लगता है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि योग दिवस के बहाने हिंदुत्ववादी एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे नमामि गंगे के बहाने कांग्रेस भी कह चुकी है और भी दूसरी पार्टियां कह चुकी हैं कि हिंदुत्ववादी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है बीजेपी सरकार। देखिए, मैं अपने पक्ष की बात ये कह सकता हूँ, समाजवादी लोगों ने और खासकर लोहिया जी ने, मैं समझता हूँ कब कहा था कि ये हमारे हिमालय बचाओ। उन्होंने न जाने कब कहा था कि नदियों को बचाओ और पानी को कैसे बचाया जाए। तो समाजवादी लोग तो पहले से ये काम कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कई नदियां जो खत्म हो गई थी उनको जिंदा कर दिया। भाई ये सही है कि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, और झगड़ा इस बात का नहीं होना चाहिए कि ये हमारी है। आज लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनका है, लेकिन ये सबका है। आपको ऐसा क्यों लगा कि उनको लग रहा कि सब उनका ही है? नहीं, जो बात आपने की इसलिए मैं कह रहा हूँ, योग तो न जाने कितने लोग पहले से करते हैं। मैंने कहा कि सदियों से होता आया इस देश में योग, उत्तर प्रदेश में खासकर कितने स्वामी संत इसी में करते रहे। प्रचार तब हुआ जब टीवी पे आया। तो अब ये तरीका ये है कि कुछ लोग ओन करना चाहते हैं कि ये हमारा ही है। ये तो हजारों साल पुरानी चीज है। जो गंगा बेसिन एरियाज में जो है वो रियल टाइम स्टेशन पावर लगाने थे, जिससे कि जो इंडस्ट्री से जो गंदगी जा रही गंगा नदी में उसकी मॉनिटरिंग हो सकती थी। यूपी में ऐसा नहीं लग पाया है। क्यों नहीं? बहुत सारी संस्थाएं जो मॉनिटरिंग कर रही हैं और समय समय पर नोटिस भी मिलता है इंडस्ट्री को, उन पर कार्रवाई भी होती है। केवल गंगा साफ हो जाए, काली नदी साफ ना हो। जो नदी मिलती है गंगा में जाकर वो कन्नौज के पास मिलती है। मान लो जो यमुना है, चंबल है, यमुना तो पूरी नाला बन जाती है। अगर उसमें चंबल न मिले तो यमुना में पानी नहीं है। आगे बेतवा है, केन है, जाने कितनी नदियां जो मिलती हैं, और बाद में इलाहाबाद में जाकर यमुना ही संगम बनाती है, और भी नदियां जुड़ती हैं। ऐसा नहीं है। तो सब नदियों के बारे में सोचना होगा। ये लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग हो, फंड्स अवेलेबल हो, अच्छा टेक्निकल सपोर्ट हो। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार सक्षम है, उन पर सूझबूझ के अधिकारी भी हैं,
और धन भी बहुत है, तो मैं समझता हूँ ये नदियां साफ होंगी। एबीपी न्यूज से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त अपना सवाल रखें। जी, अपना सवाल। जी नमस्कार, मेरा नाम सोपान है, पत्रकार हूं। मुझे बस इतना पूछना था कि क्या हमें ठीक ये पता है कि गंगा में कितना मैला पानी हमारे शहर डालते हैं? हमारे शहर कितना मैला पानी गंगा में डालते हैं? चौधरी बीरेन सिंह जी, क्या इस बारे में हमें कुछ मालूमात है? मेरा अपना तो ये मानना है कि गांव की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि 100 पैसे में से अगर 5 पैसे गांव की भूमिका है प्रदूषण के मामले में, सवाल शहरों पर था। मैं इसीलिए तो 95% उन शहरों की बात कर रहा हूं जिसको, और मेरा अपना ये भी सोच है कि पिछले 40-50 साल में पानी का दोहन सिर्फ गंगा के पानी का नहीं, बल्कि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो दोहन हुआ है, चाहे वो दिल्ली में पानी पिलाने के लिए हो और चाहे खेती के लिए हो, तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका गंगा में मिलने का सिलसिला उतना पानी नहीं दे रही जितना कि कभी देती थी वो। और दूसरी तरफ हमने पॉल्यूशन उसमें इतना छोड़ दिया, इस तरह के केमिकल छोड़ दिए कि उसका ट्रीटमेंट भी अगर हम करें तब भी हमारी अभी लेटेस्ट हमने जो रिपोर्ट ली है उसमें बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट के बाद भी पॉल्यूशन एलिमेंट बना रहता है। बेशक वो कम जरूर होता हो लेकिन बना रहता है। ये समस्याएं आज भी खड़ी हैं हमारे सामने। ठीक है, स्वामी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों के पास सीधे अपने तो कोई आंकड़े नहीं हैं, लेकिन सरकार ने जो बताया है, उन्होंने बताया है कि इस समय 30 लाख लीटर प्रति दिन गंगा में मल जल जा रहा है। चलिए अगला सवाल भी स्वामी जी आप ही से लें। स्वामी जी, मैं अशोक वानखड़े हूँ, एबीपी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सवाल आपसे है सीधा। आप धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं और लोग आपको मानते हैं। क्या आप पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ये बोलेंगे कि अस्थियां विसर्जित करना बंद करें, फूल और बाकी चीज़ें राख नदी में डालना बंद करें? क्या ये अपील कर सकते हैं आप? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं और हमारा काम है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अपने हिंदू अनुयायियों को मार्गदर्शन करना, और हम बिना किसी हिचक के कहेंगे कि सभी हिंदू अंतिम संस्कार के बाद निश्चित रूप से कोशिश करके अस्थियां ले जाएं और गंगा में प्रवाहित करें, क्योंकि इसी के लिए गंगा धरती पर आई है और दूसरा कोई उनका प्रयोजन नहीं। क्या फिर आप एक गंगा साफ करने का जो अभियान है, जो आपके तरफ से आप कह रहे हैं कि गंगा मैली हो रही है, तो ये ढकोसला है? ढकोसला है भाई, ढकोसला तो सरकार की तरफ से हो रहा है। नहीं, ढकोसला आपकी तरफ से हो रहा है। बिल्कुल आपकी तरफ से हो रहा है। देखिए, आप सुनिए स्वामी जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का एक शोध है जो ये कहता है कि एक आदमी जो विशेष पूजा अर्चना करने गंगा किनारे आता है, वो 600 ग्राम पूजा की जो अनयूज सामग्री होती है वो गंगा किनारे छोड़ जाता है, और उसमें पॉलीथीन की थैलियां भी शामिल होती हैं। एकदम सही है ये। और ऐसे में जब कुंभ या इस तरह का मौका होता है, तो जहां लाखों करोड़ों लोग एक ही दिन में स्नान करते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उसके अंदर ऐसी सामग्री जाती होगी। उसके बावजूद आप ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं। और दूसरा, एनजीटी ने तो आज ही फैसला किया है कि 5,000 रुपए का फाइन किया जाएगा जो लोग पॉलीथीन और इस तरह की दूसरी सामग्री गंगा में छोड़ेंगे। नहीं, आप विद्रोही जी ठीक कह रहे हैं। पूजा करने के बाद पूजा की बहुत सारी सामग्री गंगा के तट पर रह जाती है, और चूंकि उसको उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो वहीं रह करके सड़ती है, जिसके बारे में आपने चर्चा की। हमारे दूसरे भाई ये कह रहे थे कि गंगा की सफाई की बात ढकोसला है। हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ढकोसला है जो देश के लोगों के सामने कई वर्षों से निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि गंगा का मतलब गंगा की धारा है, किनारा नहीं। जितनी भी योजनाएं अभी तक गंगा के नाम पर लाई गई हैं वो किनारे पर हैं। धारा में कौन सी बात की गई? धारा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अभी चौधरी बीरेन सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हमने पूछा
कि बताइए अविरल धारा हो पाएगी कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि सोचा जाए तो हो ही सकती है, बहुत कुछ करना है जी। अभी उमा भारती जी ने हमने सुना कहा 3 वर्ष में निर्मल हो जाएंगी गंगा, 7 वर्ष में अविरल हो जाएंगी। अविरलता के बारे में वो क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं है। जब निर्मलता की बात आती है, जो तरीका इन्होंने निर्मलता का उठाया हुआ है उसके लिए हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उसके बारे में तो चर्चा होती है जब बैठक होती है। अविरलता के बारे में 1 रुपए का खर्चा नहीं है, केवल एक बैठक में इच्छा शक्ति से निर्णय ले लिया जाए कि हम गंगा की धारा को अविरल रखेंगे तो वो काम हो जाएगा। लेकिन 1 पैसा जिस कार्य में खर्चा नहीं होने वाला है उस बात का निर्णय नहीं लिया जाता है, और जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत है वो निर्णय बार बार लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि गंगा के नाम पर पैसे की बंदरबाट होने के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है, और विगत अनेक वर्षों से अनेक सरकारों के द्वारा बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार भी उसी धारा को लेकर के चल रही है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि गंगा का मतलब गंगा का किनारा नहीं है, गंगा का मतलब गंगा की धारा है, और धारा को अविरल बहने देना होगा। जब इस देश में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी तो भगीरथ इस देश के राजा थे, वो रथ पर चढ़ करके शंख बजाते हुए आगे आगे चले थे, पीछे पीछे गंगा गंगा सागर तक गई थी। इसका मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये होता है कि जब भी हमारा कोई विशिष्ट व्यक्ति निकलता है तो आगे सायरन बजती हुई गाड़ी चलती है कि रास्ता दे दो, विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, इसका रास्ता मत रोको। गंगा को इस देश में सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसके रास्ते को नहीं रोका गया। इस देश के राजा ने स्वयं उसकी पायलटिंग की। आज क्या कारण है कि गंगा का अपमान गंगा की धारा को जगह जगह रोक करके किया जा रहा है। गंगा का अपमान हम नहीं स्वीकार करते, इसलिए हमारा ये कहना है कि गंगा की धारा को अविरल करने की बात उठानी होगी, अन्यथा गंगा के नाम पर जितने चीजें चल रही हैं निश्चित रूप से ढकोसला और पाखंड है, जैसा कि हमारे पत्रकार भाई ने कहा। ठीक है, चलिए मैं और सवाल लेता हूं, मगर काश आप हिंदुओं से भी अपील करते कि वो पूजा सामग्री जल में ना फेंके। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, मैं आपको बता दूं, जो कि प्रधानमंत्री के नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं। विनोद टारे साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं या खास आपका कोई टिप्पणी है? मेरे एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मान्यता है कि अस्थियां गंगा में बहाने का, जो स्वामी जी ने कहा, मैं उससे पूर्णतः एग्री हूं। उससे कभी भी गंगा का प्रदूषण नहीं होता है, तो अस्थियां बहाने के लिए ही गंगा यहाँ आई है, और ये मान्यता गलत है कि उससे प्रदूषण होता है। जो प्रदूषण होता है, हाँ, मैं स्वामी जी से जरूर विनंती करना चाहूंगा कि जो पूजा की सामग्री के बाकी का है वो लोगों से आग्रह करते। आप तारे जी, आप नमामि गंगे परियोजना में हैं, आप पुराने प्राधिकरण का भी प्लान बना रहे थे, IIT के प्रोफेसर के रूप में कन्वीनर थे आपने बांधों को निरस्त करने के लिए बना करके दिया था, उसको हटा दिया गया, और PV दास को उड़ीसा से ले आया गया है, जो बांधों का समर्थक है, उसको कमेटी का अध्यक्ष बना करके इस समय कमेटी में चर्चा करवा रही है सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जितने औद्योगिक नाले और जितने शहर के मल जल के नाले गंगा में गिर रहे हैं उनको रोक दे। दूसरे दिन से एक भी फूल गंगा के किनारे हम पूजा करने के बाद नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी, मैं आपसे सवाल, हमको दोष देना, लाखों करोड़ मल जल गंगा में बहाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, और जब पूजा का फूल वहां पर थोड़ा सा छूट गया है जो कि वहीं पर सड़ करके खाद बन जाता है, उसके बारे में इतनी चर्चा होती है। चौधरी बीरेन सिंह के सवाल तो मोदी सरकार पर भी एक तरह से, देखिए, मोदी सरकार पर नहीं, सीधे मोदी जी से है, क्योंकि मोदी जी सारे तंत्र अपने हाथ में लिए हुए हैं, किसी मंत्री को कोई छूट नहीं दे रहे हैं, जो निर्णय वो स्वयं लेते हैं वही होता है। उन्होंने ही कहा था कि गंगा ने मुझको बुलाया है, इसीलिए गंगा ने बुलाया था उनको, इसीलिए कि गंगा पर बांध के बांध बच्चे चले जाए, और उनका मंत्री कहे कि हर 100 किलोमीटर पर बात बनाएंगे। ये नहीं हो सकता है। स्वामी जी, मोदी जी को सोचना होगा, गंगा की धारा को अविरल करना होगा। कथनी और करनी में गंगा का आंदोलन इस देश में राम जन्मभूमि के आंदोलन से भी बड़ा होगा, हम कह देते हैं। अभिसार जी, ठीक है, गंगा के प्रति में भावनाएं जुड़ी हुई है, गंगा की धारा को अविरल। माननीय नरेंद्र मोदी जी, तुरंत बैठक बुलाइए, तुरंत निर्णय लीजिए। ये क्या कहेंगे? मोदी जी के हाथ में सारे सूत्र हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इतने बड़े संत साधु को इतना आवेश, देखिए, हमने बहुत सब्र किया है। आपने 26 मई 2014 को शपथ ली, आज 17 तारीख हो गई है, 2 साल का समय हो गया है। हम खून का घूंट पी करके बैठे हुए हैं, गंगा के भक्त। स्वामी जी, उनकी बात, हमारे लोग, जितने लोग गंगा जी से जुड़े हुए थे, खून का घूंट बैठ करके पी रहे हैं। ठीक है, हम शांत हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है। ठीक है, हमको भरोसा था कि ये कुछ करेगा। 1.25 साल बीत जाने के बाद आज जरूरी हो गया है कि हम इस तरह से अपना रोष प्रकट करें। शांत हो जाइए स्वामी जी, हमको कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में जो आक्रोश है वो आज इस तरह से प्रकट हो रहा है। इनकी कोई बात का कोई तात्पर्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, गंगा की अविरल धारा के बारे में वक्तव्य दे, मेरी ये मांग है।
चलिए बहुत संक्षिप्त में जवाब दें, मेरे पास बहुत कम रह गया। संक्षिप्त में जवाब ये है कि एक तो स्वामी जी को ये गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी जी जवाब दें, हम उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। देखो, आप आवेश में आ सकते हैं, मैं भी बहुत जानता हूं आवेश में आना, लेकिन मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, इसलिए मैं इतना कहूंगा कि स्वामी जी का प्रश्न ये है, अविरलता की बात इन्होंने कही। मेरा मानना यह है कि निर्मलता तभी आएगी जब अविरलता होगी। ये एक सिद्धांतिक बात है, एकदम सही है। और इसके लिए मेरा अपना ये मानना है कि बेशक स्वामी जी के कोई विचार हों, लेकिन हो सकता है हमारे मंत्रियों के भी उसमें विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अविरलता का मतलब एक तो वो रूप अविरलता का जिसमें 4 लाख क्यूसिक पानी आए, एक वो रूप जिसमें 40,000 क्यूसिक पानी आए। तो ये रूप जो बदलता है उसी से निर्मलता ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएशन आती है। इसलिए रेगुलेट जब तक मैं गंगा के लिए मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की अविरलता बनाए रखने के लिए हमारे को जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें रेगुलेट करने के लिए बंद बनाने जरूरी हैं, ताकि लीन सीजन में भी वो अविरलता उसी प्रकार से रहे, ताकि निर्मलता का जो स्तर है वो डिस्टर्ब ना हो, ऊपर नीचे ना हो। चलिए चौधरी साहब, स्वामी जी मेरे पास अभी फिलहाल की बात कह दी कि अविरलता के बिना निर्मलता संभव नहीं। बहुत संक्षिप्त। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो बेतहाशा चुनौतियां हैं गंगा को लेकर, और गर्मा गर्म बहस भी हुई है, आपने देखा कार्यक्रम के पहले वाले हिस्से में। और अब मेरे साथ मंच में जुड़ गए हैं कैलाश खेर। इससे पहले कि हम उनके सुरों को महसूस करें, कैलाश मैं आपसे जानना चाहता हूं, गंगा से आपका एक भावात्मक रिश्ता है, उसे आप कैसे बयां करते हैं? सबसे पहले मैं आप सबको नमन करता हूं, यहाँ पर जितने भी महानुभाव और संत बैठे हैं। अभी सर मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरी पृथ्वी से कि गंगा को यदि हम माँ कहते हैं तो किसी की खुशी के लिए हम उसे गैंजेस कहना बंद करें। पहले बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी माँ का नाम किसी और द्वारा बदला जाता है तो हंस के बोलते हैं या द होली गैंजेस। भैया मेरी माँ का नाम तुम क्यों बदल सकते हो? तुम्हारी क्या ताब है? मुझे गर्व है मेरी डिग्निटी पर, मुझे ये प्रारब्ध मिला है, ये मेरा गर्व है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा आत्मसम्मान है। मैं राम को रामा नहीं कहूंगा, कृष्ण को कृष्णा नहीं कहूंगा, योग को योगा नहीं कहूंगा। ये मेरे शब्द हैं, ये मेरी गरिमा है, और मैं गंगा को गैंजेस कभी कहूंगा नहीं मेरे भाई। तो पहले तो ये दूर की बातें हैं, सफाई तो सब लोग कर ही रहे हैं आजकल, हाथ की सफाई, जेब की सफाई, ऐसे ही बहुत सारी सफाइयां चल रही हैं, सफाई अभियान तो सबके चल ही रहे हैं। लेकिन परमात्मा का लेके नाम, अपने ऊपर गर्व करो, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो और सच को एक्सेप्ट करो, इतने खोखले मत बनो। दैट इज वेरी सैड। थैंक यू वेरी मच। चलिए कैलाश जी, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से पहुंच गए हैं, तो जरा सुरों की महफिल हो जाए। म्यूजिक लगाइए जी। सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया मेरे दिल खुशी से झूमे गाएं रातें, पल पल